फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप जैसे आज देख रहे हैं कुछ नई जगह पे हूँ, तो घर आ गया हूँ, मेरा पड़ रहा है, तो मेरा घर जाने का प्लान था। तो अभी फ़िलहाल घर ही पर ही हूँ। तो एक मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तो आप बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट करा था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो बहुत सारे टॉपिक मुझे दिए थे और कुछ क्वेश्चन ही थे आप लोगों के वो। तो मैं आप एक एक करके आप लोगों को उन टॉपिक्स या उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को बताऊंगा जितना हो सकता है अभी। तो लोगों के क्वेश्चन से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो उन्हीं का मैं आंसर आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई दे पाऊँ। तो देखते हैं कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक मोबाइल लिया हुआ है, अपना सिस्टर का मोबाइल है। तो इसमें आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं एक एक करके आप लोग को इसका जवाब देता हूँ। तो आप एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन को सीरियल नंबर से करें या सब्जेक्ट वाइज करें। तो ये क्वेश्चन है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बेसिकली जब पेपर आपका खुलता है तो किसी किसी एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे पेपर सीरियल वाइज आता है, जैसे पहले मैथ का खुला या रीजनिंग का खुला और फिर जीएस का खुलता है या फिर करंट अफेयर्स का, साइंस का, इस तरीके से टॉपिक वाइज खुलता है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम में ऐसा हो गया है जैसे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, और मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस का टॉपिक का दे रहे हैं तो माइंड उसी तरीके से काम करता है, तो धकाधक साइंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों में आपको ध्यान ये देना चाहिए कि अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में जैसे आपका आता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और फिर मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऐसे करके करंट अफेयर्स के या फिर जीएस के, इस तरह के क्वेश्चन लगातार रहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि जैसे जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसको आप तुरंत सॉल्व करें। और मैथ में है तो मैथ में पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको आ रहे हैं और उनको फटाफट सॉल्व कर लें। क्योंकि क्या होता है कि अगर बाद में ऐसा होता है कि आप लोग जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं जो आपसे नहीं हो पाते हैं, तो उस पर आपका टाइम वेस्ट हो चले जाता है और बाकी जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं वो छूट जाते हैं। तो ध्यान ये रखें कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करें, जो नहीं आ रहा है उस पर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बाद में अटैम्प्ट करें, भले ही उस पर आपको टाइम लग जाए। तो जो आ रहे हैं उनको तुरंत बना लें। चाहे आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन, पहले के 10 क्वेश्चन भी नहीं आए तो आप 11 से स्टार्ट करिए, लेकिन क्वेश्चंस वही करें पहले जो आ रहे हैं, फटाफट उनको कर लें। अगर आपके पास समय बचता है तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिनको आप कर सकते हैं। आपको लगता था कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ या इस पर मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को करो। और बाद में अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर ये है या आपको लगे कि तुक्का लग सकता है तो उस टाइम पे वो करें, लेकिन पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जो आपको आते हैं। नहीं तो आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने लग जाएंगे जिनमें आपको नहीं आते हैं, तो उस पर आपका टाइम भी खर्च होता है और लास्ट में आपका आंसर भी नहीं निकल पाता है। और ज़्यादातर ये केस होता है मैथ में, और मैथ में ज़्यादातर होता है, तो उससे आप लोग बचें। और टाइम क्या होता है कि बहुत कीमती होता है एग्ज़ाम पे, टाइम से ही सब कुछ है। तो जितना टाइम आप बचा पाएंगे उन क्वेश्चंस के लिए बाद में, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा कि जो सेफ़ स्कोर है ग्रुप डी का वो कितना होगा। तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कट ऑफ की, शायद अभी नहीं है या उसको फिर री अपलोड कर दूँगा। तो उस पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मिनिमम कितना आप लोग को उस पर गेन करना है, कितने मार्क्स लाने हैं। तो मिनिमम उतने मार्क्स तो आपको लाने ही चाहिए। और एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या फ़ायदा होता है एक्स्ट्रा मार्क्स लाने से एग्ज़ाम में। तो थोड़ा जब कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेके आएंगे, 5 या 10 नंबर ज़्यादा लेके आएंगे, तो उससे क्या होता है कि आप सेफ़ होते हैं। कट ऑफ के आसपास वाले बच्चे क्या होता है कि डीवी में उनका चांस रहता है कि डीवी तक वो बाहर हो जाए या डीवी में उनकी लिस्ट पीछे निकले। लेकिन जो डीवी से जिनकी कट ऑफ, जिनकी एक्चुअल कट ऑफ से ज़्यादा होती है, वो डीवी में उनका नंबर जल्दी आ जाता है। तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो में आप बिल्कुल लिंक दे दूँगा। और क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो एग्ज़ाम के टेंशन की आप लोग बहुत बात कर रहे हैं और इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही आप लोग को इससे आप जूझ रहे होंगे। तो एग्ज़ाम की टेंशन्स होना लाजमी है, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग को एग्ज़ाम की टेंशन ना हो। और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इसकी ज़्यादा टेंशन हो रही है। एग्ज़ाम होता है उसकी टेंशन शायद कम हो, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इसकी टेंशन आप लोग को ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि कुछ आप दोस्तों से बातें कर लें या पार्ट टाइम कुछ स्पोर्ट्स खेल लें, अपने आप को बिजी रखें। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी अपने आप को बिजी रखें। और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करें और बाकी टाइम घर वालों से बातें करना या दोस्तों में जाना। तो घुल मिल ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, तो जितना आप अकेले रहेंगे इस टाइम पे उतना आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। तो लोग अपने दोस्तों से मिलिए, घूमिए। तो
आसपास ज़्यादा दूर नहीं घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी हिल स्टेशन चले जाइए या चले जाइए, कि इतना पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है इस एज में आप लोग के पास। तो अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे बात करिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। और जब आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाएगी तब से आप लोग फिर आप लोगों के लिए मैं 15 डेज़ की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं हुई है, तो अभी आप जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हैं उसी स्पीड से पढ़ते रहिए और जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं वो कवर कर लीजिए। और बाकी मैंने आप लोग को बताया कि लोगों में घुलिए मिलिए जाइए लोगों में, तो अकेले जितना रहेंगे उतना ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या है। तो मेरी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी उस टाइम पे जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम डेट तो उस समय जल्दी आ गई थी, ऐसा माहौल नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा माहौल भी अच्छा था। तो फिर भी मैंने जिस तरीके से तैयारी करी थी एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर रिपीट करता हूँ। तो सब्जेक्ट वाइज पहले मैंने तैयार कर लिया था और करंट अफेयर्स बेसिकली मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे लगता था कि इस पर तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था और डेली करंट अफेयर्स को एक कॉपी में नोट कर लेता था, रफ कॉपी बनाई हुई थी, उस पर डेली करंट अफेयर्स जो 10-15 जितने भी क्वेश्चन होते थे, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसको नोट कर लेता था डे वाइज और फिर उसको रिवाइज़ भी कर लेता था लगे हाथ। और कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस होते थे इंपॉर्टेंट, उनको अलग नोट कर लिया, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अलग कर लिए। और टॉपिक वाइज मैं पहले भी कहता हूँ कि टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। और अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हाल में उनको भी देख लीजिए। और आप लोग यूट्यूब तो चलाते ही हैं, इतना आप डाटा इधर उधर फूकेंगे, तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, देखो उससे लॉस नहीं होगा तो आपको कोई, अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा उन क्वेश्चन से। तो पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछी जा रही है, किस सेक्शन से ज़्यादा पूछी जा रही है अभी, और कितने पुरानी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ें, तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप उस एग्ज़ाम से भी लगा सकते हैं। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है और पिछले अभी एनटीपीसी में एग्ज़ाम हुआ था, तो 4-5 दिन, तो आप वहाँ भी पता कर सकते हैं कि कब की पूछी गई है करंट अफेयर्स। तो मोटा मोटा अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से, इसी बेसिस पे मैं भी लगाता हूँ, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं।